गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मिशन इंस्टीट्यूट प्रयागराज के यूट्यूब चैनल पर आप सबका स्वागत है। हम लोग हिंदी की क्लासें ले रहे थे। हिंदी में हम लोगों ने कुछ चैप्टर कंप्लीट किया था और उनकी प्रैक्टिस सेट को देखा था। हमने जो चैप्टर कंप्लीट किए हैं उसमें आपका पहला चैप्टर वर्णमाला है। फिर हम लोगों ने शब्द के बारे में बेसिक इंट्रोडक्शन देखा था। शब्द के बाद शब्द के अंतर्गत ही हम लोगों ने संज्ञा, सर्वनाम और क्रिया को कंप्लीट किया। क्रिया के बाद हम लोगों ने विशेषण की प्रैक्टिस देखी थी और बाकी जितने भी चैप्टर के कॉन्सेप्ट हो चुके हैं उनके भी प्रैक्टिस हम लोगों ने देखी है। तो चैनल पे भी ये सारे वीडियोस पड़े हुए हैं। अगर आपने क्लास नहीं ली है या आपने अगर वो क्लास नहीं देखी है तो चैनल पर विजिट करिए और उन क्लासेस को देखकर अपनी चीज़ों को इम्प्रूव करिए, अपने नॉलेज को इम्प्रूव करिए और सिलेक्शन के प्रति आगे बढ़िए। आज जिस चैप्टर की हम लोग प्रैक्टिस करेंगे हिंदी में, उस चैप्टर का नाम है विराम चिन्ह। चैप्टर का नाम है आपके विराम चिन्ह। इस चैप्टर से आप लोग भली भांति परिचित होंगे और आप दैनिक जीवन में विराम चिन्हों का प्रयोग भी करते होंगे, लेकिन आपको एग्जैक्ट नहीं पता होगा कि कौन सा विराम चिन्ह कहाँ प्रयोग किया जाता है। तो आज हम वही देखेंगे कि किस विराम चिन्ह का प्रयोग कहाँ किया जाता है, कैसे वाक्यों में हम विराम चिन्हों का प्रयोग करके वाक्य को सही सही उच्चारित करते हैं और वाक्य का सही अर्थ जान पाते हैं। चलिए देखते हैं आज की प्रैक्टिस का पहला क्वेश्चन क्या है। देखिए क्या कहा जा रहा है, किस वाक्य में उचित विराम चिन्ह प्रयुक्त हैं। किस वाक्य में उचित विराम चिन्ह प्रयुक्त हैं। अब आपके ऑप्शन क्या कह रहे हैं, क्या तुम कल मुझसे मिल सकोगे। तो देखिए क्या तुम कल मुझसे मिल सकोगे, ये सेंटेंस कैसा है, ये वाक्य कैसा है, प्रश्नवाचक। ये किस प्रकार का वाक्य है, प्रश्नवाचक वाक्य है। प्रश्नवाचक वाक्य है। और जब भी कोई प्रश्नवाचक वाक्य होगा, जब भी किसी प्रश्नवाचक वाक्य की बात की जाएगी तो हमेशा प्रश्नवाचक वाक्य के अंत में क्या लगेगा, क्वेश्चन मार्क लगेगा। प्रश्नवाचक वाक्य के अंत में क्या लगेगा, क्वेश्चन मार्क लगेगा। बात समझ में आए। तो यहाँ पर कहीं पर भी वाक्य के अंत में आपको क्वेश्चन मार्क नहीं दिख रहा है, तो इस वजह से इस वाक्य में आपका सही विराम चिन्ह का प्रयोग नहीं हुआ। ठीक, आगे बात करते हैं। अजी क्या ऐसा हो पाएगा, इसमें क्या पूछा जा रहा है, किसी को पुकारने का बोध हो रहा है, तो इसमें कौन सा चिन्ह होना चाहिए, विस्मय चिन्ह। विस्मय चिन्ह का प्रयोग नहीं किया गया है, तो ये भी क्या हो जाएगा, आपका गलत हो जाएगा। मैंने पूछा क्या बात है, मैंने पूछा क्या बात है, तो मैंने पूछा क्या बात है, तो मैंने पूछा के बाद क्या लगा है आपका कॉमा, और क्या बात है इसके आगे क्या लगा हुआ है, प्रश्नवाचक चिन्ह। तो ये वाक्य आपका क्या है, सही है। ये वाक्य क्या है, सही है। उफ कितना गर्ती है, उफ कितनी कितनी गर्ती है। तो देखिए कितनी गर्ती है, यहाँ पर अगर पूर्ण विराम होता तो ये वाक्य आपका क्या हो जाता, सही हो जाता। लेकिन यहाँ पर पूर्ण विराम न होकर के यहाँ पर क्या है, क्वेश्चन मार्क, तो ये वाक्य भी अपने आप में क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ये वाक्य भी क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। सही केवल और केवल कौन सा होगा, ऑप्शन सी। सही केवल और केवल कौन सा होगा, ऑप्शन सी वाक्य। चलिए अगले क्वेश्चन पे आइए। वाह तुम आ गए, वाह के पश्चात कौन सा चिन्ह आएगा। तो देखिए जब भी कहीं पर विस्मय की बात की जाएगी, जैसे कहा जाए जैसे कहा जाए वाह कितना सुंदर दृश्य है, कितना सुंदर दृश्य है, कितना सुंदर दृश्य है। तो देखिए जब भी कहीं पर अत्यधिक हर्ष, हर्ष, प्रसन्नता, प्रसन्नता, विषाद, विषाद, शोक, शोक, अथवा आश्चर्य, अथवा आश्चर्य का बोध होगा, तो इन शब्दों के पश्चात जो चिन्ह लगेगा वो कौन सा चिन्ह लगेगा, विस्मय चिन्ह। और विस्मय चिन्ह क्या होता है, यही वाला चिन्ह क्या होता है, विस्मय चिन्ह। और चिन्ह कौन सा होता है, विस्मय चिन्ह। और विस्मय चिन्ह को ही क्या कहा जाता है, विस्मयादि बोधक चिन्ह। क्या कहा जाता है, विस्मयादि बोधक चिन्ह। पूर्ण विराम चिन्ह कहाँ पर लगता है, जब वाक्य आपका कंप्लीट होता है तो वहां पे क्या लगेगा, पूर्ण विराम चिन्ह। आपका जो प्रथमवाचक, प्रश्नवाचक, ये प्रथम नहीं प्रश्नवाचक, प्रश्नवाचक चिन्ह क्या होता है, प्रश्नवाचक चिन्ह जब क्वेश्चन मार्क लगाया जाता है, यानी कि किसी भी वाक्य से अगर क्वेश्चन पूछा जाएगा, प्रश्न पूछा जाएगा, तो उसके अंत में क्या लगता है, प्रश्नवाचक चिन्ह। सही जवाब इसमें क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी, विस्मयादिबोधक चिन्ह। चलिए अगले प्रश्न पे आइए।
आना जाना में अपेक्षित विराम चिन्ह है। आना जाना, इसमें जो अपेक्षित विराम चिन्ह है वो कौन सा चिन्ह होगा? योजक चिन्ह। कौन सा चिन्ह होगा? योजक चिन्ह। योजक चिन्ह क्या होता है? जो बीच में डैश लगता है उसी को कहा जाता है योजक चिन्ह। जैसे कहा जाए आना, और आना के बाद क्या लगेगा? डैश, फिर क्या बनेगा? जाना। फिर क्या बनेगा? जाना। तो आना जाना में जो चिन्ह लगेगा वो कौन सा लगेगा? डैश चिन्ह लगेगा, और इसी डैश चिन्ह को क्या कहा जाएगा? योजक चिन्ह कहा जाएगा। इसी डैश को क्या कहा जाएगा? योजक चिन्ह। अगला देखिए, निम्नलिखित में से किस वाक्य में विराम चिन्हों का सही प्रयोग नहीं हुआ है? निम्नलिखित में से किस विराम चिन्ह में किस वाक्य में विराम चिन्हों का सही प्रयोग नहीं हुआ है? वह घर आया या नहीं, राम राम उसने यह क्या कर दिया, तुम समझते हो कि वह निरा बालक है, परंतु वह अच्छे अच्छे के कान काटता है। वह घर आया या नहीं, हे प्रभु मुझे शक्ति दो। तो देखिए, इसमें भी विराम चिन्ह सही है, इसमें भी सही है, इसमें भी सही है, लेकिन तुम समझते हो कि वो निरा बालक है परंतु वह अच्छे अच्छे के कान काटता है, इसमें क्या है? इसमें गलत विराम चिन्ह है। इसमें कौन सा चिन्ह होगा? अर्ध विराम चिन्ह। और अर्ध विराम चिन्ह क्या होता है? आपके कॉमा के ऊपर, कॉमा के ऊपर क्या लगेगा? बिंदी। कॉमा के ऊपर क्या लगेगा? बिंदी लगेगा। अगले प्रश्न पे आइए। चलिए, इस क्वेश्चन को देखिए क्या कह रहा है। विराम चिन्ह के प्रयोग की दृष्टि से अशुद्ध वाक्य बताइए। अब आपको छांटना है कि विराम चिन्ह की दृष्टि से कौन सा वाक्य अशुद्ध है, कौन सा वाक्य अशुद्ध है। बस हो गया, रहने दीजिए। ऊंच नीच अमीर गरीब समाज की विभाजक रेखाएं हैं। क्या आप पटना के रहने वाले हैं? वाह तुम्हारे क्या कहने, बहुत ऊपर तक जाओगे, बहुत ऊपर तक जाओगे। इसमें कौन सा विराम चिन्ह इसमें आपका अशुद्ध वाक्य अशुद्ध लगा है? देखिए, बस हो गया, रहने दीजिए, अपने आप में क्या है? ठीक है। ऊंच नीच अमीर गरीब समाज की विभाजक रेखाएं हैं, ये भी ठीक है। क्या आप पटना के रहने वाले, प्रश्न पूछा जा रहा है, ये भी ठीक है। वाह तुम्हारे क्या कहने, बहुत ऊपर तक जाओगे, यहाँ पर जो विराम चिन्ह लगेगा वो कौन सा लगेगा? अर्ध विराम चिन्ह, यानी कि ये क्या हो जाएगा? आपका गलत हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पे आइए। अगला प्रश्न आपसे क्या कह रहा है? ध्यान से देखिए। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? विराम चिन्ह के प्रयोग की दृष्टि से निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य सही नहीं है? जरा आंसर करिए कि कौन सा वाक्य है जो सही नहीं है विराम चिन्ह की दृष्टि से। जल्दी से आंसर करिए, कौन सा वाक्य है जो विराम चिन्ह की दृष्टि से सही नहीं है? वह दूर से, बहुत दूर से आ रहा है, सुनो सुनो वह गा रही है, नहीं नहीं ऐसा कभी नहीं हो सकता, क्रोध चाहे जैसा भी हो मनुष्य को दुर्बल बनाता है। तो बताइए, इसमें सही विराम चिन्ह कौन सा है? सही विराम चिन्ह कौन सा है? जल्दी से आंसर करिए आप सब, थोड़ा सा सोचिए और बताइए कौन सा विराम चिन्ह यहाँ पर ठीक ठीक है, कौन सा विराम चिन्ह सही सही है। कौन सा विराम चिन्ह सही सही है? चलिए, चलिए देखिए ध्यान से। देखिए, जो कहा जा रहा है ऑप्शन ए में, वह दूर से, बहुत दूर से आ रहा है, तो इस बहुत दूर से के बाद ये जो चिन्ह लगा हुआ है आपका कॉमा, ये गलत लगा हुआ है। इस वजह से अशुद्ध वाक्य कौन सा हो जाएगा? अशुद्ध आपका ए हो जाएगा। बाकी सारे के सारे वाक्य आपके क्या हैं? सही हैं। बाकी सभी वाक्य क्या हैं? सही हैं। अगले क्वेश्चन पे आइए। जो चाहे करो बस हमें तंग न करो, वाक्य के बीच में रिक्त स्थान में कौन सा विराम चिन्ह आएगा? वाक्य के बीच में रिक्त स्थान में कौन सा विराम चिन्ह आएगा? बताइएगा। जो चाहे करो बस हमें तंग न करो, जो चाहे करो बस हमें तंग न करो, बस हमें तंग न करो। तो जो चाहे करो बस हमें तंग न करो, तो जो चाहे करो के बीच में यहाँ पर जो चिन्ह आएगा वो कौन सा आएगा? अर्ध विराम आएगा। कौन सा चिन्ह आएगा? अर्ध विराम चिन्ह आएगा। अर्ध विराम चिन्ह कब आता है? जब वाक्य आगे जारी रहे तो वहां पर जो विराम चिन्ह वाक्य के बीच में आता है उसे ही क्या कहा जाता है? अर्ध विराम चिन्ह। उसे ही क्या कहा जाता है? अर्ध विराम चिन्ह कहा जाता है। चलिए अगले प्रश्न पे आइए।
अगला प्रश्न आपसे क्या कह रहा है, लेन देन विरह मिलन जड़ चेतन आदि शब्द युग्मों के बीच किस विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाएगा। तो देखिए, लेन देन विरह मिलन जड़ चेतन, ये सभी के सभी जो आपके शब्द हैं, कैसे शब्द हैं, विलोम शब्द। कैसे शब्द हैं, विलोम शब्द। और विलोम शब्दों के मध्य में जो विराम चिन्ह आपका लगता है वो कौन सा लगता है, योजक चिन्ह। कौन सा चिन्ह लगता है, योजक चिन्ह। तो सही जवाब यहाँ पर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी, योजक चिन्ह। अगले प्रश्न पे आइए। अगला प्रश्न क्या कह रहा है आपसे, दो विपरीतार्थक शब्दों के बीच में कौन सा विराम चिन्ह लगता है। अभी जस्ट मैंने बताया कि दो विलोम शब्दों के बीच में जो चिन्ह लगेगा वो कौन सा चिन्ह लगेगा, योजक चिन्ह। कौन सा चिन्ह लगेगा, योजक चिन्ह। जैसे कहा जाए दिन रात, दिन रात, तो दिन और रात के बीच में जो चिन्ह लगेगा वो कौन सा होगा, योजक चिन्ह। कहा जाए आपसे आग पानी, आग पानी, तो कौन सा चिन्ह लग रहा है, योजक चिन्ह। कहा जाए आकाश पाताल, आकाश पाताल, तो कौन सा विराम चिन्ह लग रहा है, योजक चिन्ह लग रहा है। तो जब भी दो विपरीतार्थक या दो विलोम शब्द होंगे तो उनके बीच में जो चिन्ह लगेगा वो कौन सा लगेगा, योजक चिन्ह लगेगा। कौन सा चिन्ह होगा, योजक चिन्ह होगा। सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी। चलिए अगले क्वेश्चन पे आइए, बताइएगा। समासिक पदों पुनरुक्त युग्म शब्द के मध्य प्रयोग किया जाता है, कौन सा चिन्ह प्रयोग किया जाता है, जल्दी से आंसर करिए। समासिक पदों या पुनरुक्त युग्म शब्दों के मध्य में कौन सा चिन्ह प्रयुक्त किया जाता है, कौन सा चिन्ह प्रयुक्त किया जाता है, कौन सा चिन्ह प्रयुक्त किया जाता है। तो देखिए, समासिक पद की आप बात करिए चाहे पुनरुक्त युग्म की बात करिए, उनके बीच में जो चिन्ह लगता है कौन सा लगता है, योजक चिन्ह ही लगता है। अब समझिएगा कैसे, जैसे कहा जाए देवासुर, देवासुर, तो जो देवासुर है इसका अगर आप समासिक विग्रह करेंगे तो क्या बनेगा, देव, क्या बनेगा, देव, देव और असुर, देव और असुर, असुर, असुर। और इसी का जो समासिक पद होता है उसे ही क्या कहेंगे, देव असुर। इसी को क्या कहेंगे, देव असुर। एक, देव असुर। और देव और असुर के बीच में जो चिन्ह लग रहा है वो कौन सा लग रहा है, योजक चिन्ह। कौन सा चिन्ह लग रहा है, योजक चिन्ह। जैसे कहा जाए दिन रात, तो दिन और रात के बीच में जो चिन्ह लग रहा है वो कौन सा लग रहा है, योजक चिन्ह। और योजक चिन्ह जिन समासिक पदों के मध्य में आता है वो कौन से समास होते हैं, द्वंद्व समास। कौन से समास के शब्द होते हैं, द्वंद्व समास के शब्द होते हैं, द्वंद्व समास के शब्द होते हैं। तो कौन सा विकल्प सही हो जाएगा, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। यहाँ पर चिन्ह कौन सा लगेगा, योजक चिन्ह लगेगा। बात क्लियर है। अगले क्वेश्चन पे आइए। किसी कही हुई बात को स्पष्ट करने के लिए वाक्य के अंत में किस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। किसी कही हुई बात को स्पष्ट करने के लिए वाक्य के अंत में किस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। तो देखिए, कही हुई बात को जब भी आपको स्पष्ट करना होगा तो किस चिन्ह का प्रयोग किया जाएगा, विवरण चिन्ह का। किस चिन्ह का प्रयोग किया जाएगा, विवरण चिन्ह। और विवरण चिन्ह के बाद ही आप उस वाक्य का क्या देते हैं, विवरण देते हैं, उस बात का विवरण देते हैं। अगले क्वेश्चन पे आइए, क्या कह रहा है क्वेश्चन, किसी अक्षर या शब्द पर विशेष बल देने के लिए किस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। आंसर करिए, किसी अक्षर या शब्द पर विशेष बल देने के लिए किस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है, किस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है, किस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। देखिए, अगर बात की जाए किसी अक्षर पर या शब्द पर विशेष बल देने के लिए, या फिर किसी की रचना, किसी लेखक की रचना, लेखक की रचना बताने के लिए जिस विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाएगा वह चिन्ह है आपका उद्धरण चिन्ह। कौन सा चिन्ह है, उद्धरण चिन्ह, उद्धरण चिन्ह, एक उद्धरण चिन्ह, उद्धरण चिन्ह, चिन्ह। और जो आपके उद्धरण चिन्ह होते हैं ये कितने प्रकार के होते हैं, तो दो प्रकार के। और दो प्रकार के कौन कौन से, एक होता है आपका इकहरा, इकहरा जिसे कहा जाता है सिंगल इन्वर्टेड कामा, और एक होता है दोहरा जिसे कहा जाता है डबल इन्वर्टेड कामा।
जिसे क्या कहा जाता है, डबल इन्वर्टेड कामा। तो जो आपका दोहरा उद्धरण चिन्ह होता है, दोहरा उद्धरण चिन्ह होता है, वो क्या होता है, किसी कथन को विशेष बताने के लिए जिस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है वो क्या होता है, आपका डबल इन्वर्टेड कामा, यानी कि दोहरा उद्धरण चिन्ह। लेकिन अगर किसी शब्द को या किसी रचना को हमें विशेष बताना है, तो इसको विशेष बताने के लिए जिस चिन्ह का प्रयोग किया जाएगा वो क्या कहलाएगा, सिंगल इन्वर्टेड कॉमा, यानी कि इकहरा उद्धरण चिन्ह। क्या होगा, सिंगल इन्वर्टेड कॉमा, यानी कि इकहरा उद्धरण चिन्ह। जैसे कहा जाए गोदान, कहा जाए गोदान मुंशी प्रेमचंद की रचना है। गोदान मुंशी प्रेमचंद की रचना है, मुंशी प्रेमचंद की रचना है, चंद की, प्रेमचंद्र की रचना है, रचना है। तो गोदान एक रचना है, तो गोदान को किसमें बंद करेंगे, सिंगल इन्वर्टेड कॉमा में, और आपका जवाब क्या होगा, इकहरा उद्धरण चिन्ह। बात क्लियर है। अगले क्वेश्चन पे आइए। अगला क्वेश्चन आपसे क्या कर रहा है, निम्न में प्रश्नवाचक चिन्ह कौन सा है। तो देखिए ये वाला जो चिन्ह है इसी को कहा जाता है क्वेश्चन मार्क, और यही आपका हिंदी में क्या कहलाएगा, प्रश्नवाचक चिन्ह। ये जो चिन्ह है इसे कहा जाता है विस्मयादि बोधक चिन्ह। इसे क्या कहा जाता है, विस्मयादि बोधक चिन्ह, विस्मयादि बोधक चिन्ह, बोधक चिन्ह। और इसी चिन्ह को विस्मय चिन्ह भी कहा जाता है, विस्मय चिन्ह भी कहा जाता है, चिन्ह भी कहा जाता है। इसी को विस्मय चिन्ह भी कहा जाता है। ये जो चिन्ह है इसे कहा जाता है अल्प विराम चिन्ह, अल्प विराम चिन्ह, अल्प विराम चिन्ह। और इस चिन्ह को कहा जाता है अर्ध विराम चिन्ह। इस चिन्ह को क्या कहा जाता है, अर्ध विराम चिन्ह, अर्ध विराम चिन्ह, चिन्ह। ठीक, तो आपका यहाँ पर सही जवाब क्या हो जाएगा, प्रश्नवाचक चिन्ह क्या होता है, यही वाला है, इसे क्या कहा जाता है, प्रश्नवाचक चिन्ह, प्रश्नवाचक चिन्ह। तो सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए, इसी को क्या कहेंगे, प्रश्नवाचक चिन्ह। चल अगले क्वेश्चन पे आइए। क्या कहा जा रहा है, माता पिता दोनों प्रसन्न थे, इस वाक्य में माता पिता के मध्य कौन सा विराम चिन्ह है। तो देखिए माता और पिता के बीच में जो चिन्ह लगा हुआ है वो कौन सा लगा हुआ है, योजक चिन्ह। कौन सा लगा हुआ है, योजक चिन्ह का प्रयोग किया गया है, किसके बीच, माता और पिता के बीच में। अगले क्वेश्चन पे आइए। उसने मुझसे कहा मैंने आज एक मशीन खरीदी है, उक्त वार्तालाप में किस विराम चिन्ह की कमी या त्रुटि है, किस विराम चिन्ह की कमी या त्रुटि है। तो कॉमा जो है या जिसे अल्प विराम कहा जाता है, तो अल्प विराम चिन्ह की क्या है, कमी या त्रुटि है, अल्प विराम चिन्ह की कमी या त्रुटि है। अब अल्प विराम की कमी या त्रुटि कहाँ पर है, तो जैसे देखिए जो आपका शब्द है उसने मुझसे कहा, तो कहा के बाद आपका क्या आना चाहिए, अल्प विराम आना चाहिए। तो सही जवाब कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन सी। सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी। चलिए इस क्वेश्चन को देखिए, मुझे बाहर जाना है, रेखांकित चिन्ह को पहचानिए। तो रेखांकित चिन्ह, इसमें चिन्ह कौन सा लगा हुआ है, पूर्ण विराम, पूर्ण विराम का चिन्ह लगा हुआ है। और पूर्ण विराम का चिन्ह कहाँ लगता है, वाक्य के अंत में। कहाँ पर लगाया जाता है, वाक्य के अंत में। और किस लिए आता है, वाक्य को पूर्णता देने के लिए। वाक्य के अंत में वाक्य को पूर्णता प्रदान करने के लिए, वाक्य को पूर्णता प्रदान करने के लिए जिस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है वही क्या कहलाता है, पूर्ण विराम चिन्ह कहलाता है। वही चिन्ह आपका क्या कहलाएगा, पूर्ण विराम चिन्ह कहलाता है। प्रश्नवाचक चिन्ह क्या होता है, ये भी वाक्य के अंत में आता है, ये भी चिन्ह आपका वाक्य के अंत में आता है, लेकिन ये किस लिए आता है, प्रश्न पूछने के लिए। किस लिए आता है, प्रश्न पूछने के लिए, प्रश्न पूछने के लिए। और अल्प विराम चिन्ह क्या आता है, वाक्य के मध्य में, वाक्य के मध्य में, मध्य में थोड़े समय के लिए, थोड़े समय के लिए, वाक्य के मध्य में थोड़े समय के लिए, लिए ठहराव हेतु, ठहराव हेतु, वाक्य के मध्य में थोड़े समय के लिए ठहराव हेतु जिस विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है उसे ही क्या कहते हैं, अल्प विराम चिन्ह कहते हैं। अब लाघव चिन्ह क्या होता है, लाघव चिन्ह संक्षिप्त रूप में,
संक्षिप्त रूप में पदनाम लिखने के लिए, संक्षिप्त रूप में पदनाम लिखने के लिए जिस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है वही क्या कहलाता है? लाघव चिन्ह। जैसे शब्द है आपका डॉक्टर, शब्द है डॉक्टर, डॉक्टर, तो डॉक्टर को आप कैसे लिख देते हैं? डा, डा के आगे लग देंगे जीरो, और ये क्या कहलाएगा? आपका डॉक्टर। और यही जो शून्य शब्द है, शून्य जो चिन्ह है, यही क्या कहलाता है? आपका लाघव चिन्ह। यही वाला चिन्ह क्या कहलाता है? लाघव चिन्ह कहलाता है। बात क्लियर है? चलिए अगले क्वेश्चन पे आइए। किसी पद, उपवाक्य आदि की विशेषता दिखाने के लिए शब्द के नीचे एक रेखा खींचते हैं, उसे क्या कहते हैं? उसे क्या कहते हैं? तो शब्द के नीचे जो रेखा खींची जाती है उसे कहा जाता है अधोरेखा। उसे क्या कहा जाता है? अधोरेखा, अधोरेखा। किसी भी शब्द के नीचे, जैसे मान लीजिए शब्द है कमल, कमल। अब कमल के नीचे अगर मैंने रेखा खींची तो ये वाली जो रेखा है इसे क्या कहा जाएगा? अधोरेखा। इसे क्या कहा जाएगा? अधोरेखा, अधोरेखा, अधोरेखा। शब्द के नीचे जो रेखा खींची जाती है क्या कहलाती है? अधोरेखा कहलाती है। अगले क्वेश्चन पे आइए। चलिए, प्रश्न चिन्ह कौन सा है? फिर से क्वेश्चन रिपीट हुआ। ये वाला जो चिन्ह है यही क्या कहलाएगा? आपका प्रश्न चिन्ह, और इसी को प्रश्नवाचक चिन्ह भी कहा जाता है। इस चिन्ह का प्रयोग कब किया जाएगा? जब वाक्य में प्रश्न पूछने का बोध होगा तो किस चिन्ह का प्रयोग होगा? इसी चिन्ह का प्रयोग होगा। ये वाला जो चिन्ह है ये कौन सा चिन्ह है? ये चिन्ह आपका है पूर्ण विराम का चिन्ह। कौन सा चिन्ह है? पूर्ण विराम का चिन्ह है। पूर्ण विराम का चिन्ह का प्रयोग होगा जब वाक्य में पूर्णता का अर्थ मिलेगा या वाक्य कंप्लीट हो जाएगा, तो वाक्य के अंत में जिस चिन्ह का प्रयोग करेंगे वो क्या कहलाएगा? पूर्ण विराम। और वाक्य के अंत में अगर प्रश्नवाचक चिन्ह लग रहा है तो वाक्य कैसा है? वाक्य है आपका प्रश्नवाचक वाक्य है। जब भी वाक्य से प्रश्न पूछने का बोध होगा तो चिन्ह कौन सा लगेगा? प्रश्नवाचक। और जब आपका वाक्य कंप्लीट होगा और वाक्य से प्रश्न पूछने का बोध नहीं हो रहा है, पूर्णता का बोध हो रहा है, तो आपका चिन्ह कौन सा लगेगा? यह आपका पूर्ण विराम चिन्ह लगेगा। ये वाला जो चिन्ह है इसे क्या कहा जाता है? विस्मय चिन्ह कहा जाता है। विस्मय चिन्ह, विस्मय चिन्ह। अब विस्मय चिन्ह का प्रयोग कहाँ होता है? जब वाक्य में आश्चर्यता का बोध होता है, या वाक्य में किसी को पुकारने का बोध होता है, या अत्यधिक हर्ष का बोध होगा, या अत्यधिक विषाद का बोध होगा, तो वहां पर जिस शब्द से प्रसन्नता, जिस शब्द से प्रसन्नता, हर्ष, विषाद, विषाद का बोध होगा, उस शब्द के बाद कौन सा चिन्ह लगेगा? आपका विस्मय चिन्ह। और ये वाला जो चिन्ह है ये कौन सा चिन्ह है आपका? ये है अर्धविराम चिन्ह। ये क्या है? अर्धविराम चिन्ह, अर्धविराम चिन्ह। जब वाक्य में थोड़े समय के लिए रुकना हो और थोड़े समय के लिए रुक कर वाक्य आगे अगर जारी हो, यानी कि किसी की कही हुई बात अगर आगे जारी हो, तो हम कौन सा चिन्ह लगाते हैं? अर्धविराम। अर्धविराम चिन्ह लगा करके थोड़े समय के लिए ठहरते हैं, फिर वाक्य में क्या करते हैं? आगे बढ़ते हैं। तो ये चिन्ह कौन सा है? आपका अर्धविराम। और प्रश्न चिन्ह कौन सा है इसमें? ऑप्शन बी। ऑप्शन बी जो आपका है यही सही हो जाएगा। इसी को प्रश्न चिन्ह या प्रश्नवाचक चिन्ह कहा जाता है। क्लियर है? चलिए, कहा जा रहा है आपसे, संज्ञा के द्विरुक्ति हो तो उनके बीच कौन सा चिन्ह लगेगा? कौन सा चिन्ह लगेगा? संज्ञा की द्विरुक्ति होने पर, यानी कि संज्ञा के रिपीटेशन होने पर उनके बीच में जो चिन्ह लगेगा वो कौन सा चिन्ह लगेगा? योजक चिन्ह लगेगा। कौन सा चिन्ह लगेगा? योजक चिन्ह लगेगा। कौन सा चिन्ह? योजक चिन्ह लगेगा। बात क्लियर है? जैसे कहा जाए भाई, भाई, बहन, भाई, बहन, तो भाई भी क्या है? संज्ञा। और कैसी संज्ञा है? जातिवाचक संज्ञा। भाई किस प्रकार की संज्ञा है? जातिवाचक संज्ञा। और जो बहन शब्द है ये भी क्या है? संज्ञा। और ये भी कैसी संज्ञा है? जातिवाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा क्या होती है? ऐसे संज्ञा शब्द जिनसे किसी व्यक्ति की अथवा वस्तु के अथवा स्थान के संपूर्ण जाति का बोध हो, उसे क्या कहते हैं? जातिवाचक संज्ञा। तो जब आप बहन की बात करेंगे तो इस संसार में जितनी भी बहन है सबकी बात हो जाएगी। तो ये किस प्रकार की संज्ञा होगी? जातिवाचक संज्ञा। कैसी संज्ञा होगी? जातिवाचक संज्ञा। और अगर जिस लड़की को आप बहन कह रहे हैं उसका कोई विशेष नाम है, जैसे सपोज करिए किसी का नाम है सीता, सीता, गीता,
गीता। कुछ भी अगर आप नाम ले रहे हैं तो ये जो नाम होगा ये कैसी संज्ञा होगी? व्यक्तिवाचक संज्ञा। किसी का नामकरण कर देंगे तो किस प्रकार की संज्ञा की कैटेगरी में आ जाएगा वो शब्द? व्यक्तिवाचक संज्ञा। लेकिन जब आप भाई कहेंगे, बहन कहेंगे, या जितने भी आपके रिश्ते हैं, जितने भी फैमिली के रिश्ते हैं, वे सभी रिश्तों के जो नाम है वो किस में आएंगे? आपके जातिवाचक संज्ञा में। और इनके मध्य जो चिन्ह लगता है वो कौन सा लगेगा? योजक चिन्ह लगेगा। चलिए आगे क्वेश्चन पे आइए। निम्नलिखित में से निर्देशक चिन्ह कौन सा है? तो देखिए जो आपका योजक चिन्ह होता है इसी का बड़ा रूप आपका क्या होता है? निर्देशक चिन्ह। जिसे क्या कहा जाता है? जिसे क्या कहा जाता है? हेडिंग कहा जाता है। इसी को क्या कहा जाता है? हेडिंग। यही क्या हो जाता है? निर्देशक चिन्ह। और आपका ये वाला जो चिन्ह है ये क्या हो जाएगा? कॉमा वाला चिन्ह क्या हो जाएगा? अल्प विराम। अल्प विराम को ही अंग्रेजी में क्या कहा जाता है? कॉमा कहा जाता है। ये क्या हो जाएगा? पूर्ण विराम। पूर्ण विराम। पूर्ण विराम। तो जो आपके हिंदी में जो पूर्ण विराम चिन्ह काम करता है अंग्रेजी में उसी को फुल स्टॉप कहा जाता है। फुल स्टॉप कहा जाता है। और आपका ये जो चिन्ह है इस चिन्ह को क्या कहा जाएगा? प्रश्नवाचक चिन्ह या फिर प्रश्न चिन्ह। इसी को क्या कहा जाएगा? प्रश्नवाचक चिन्ह या फिर प्रश्न चिन्ह कहा जाएगा। क्लियर है? तो सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी। ऑप्शन डी जो है इसी को क्या कहा जाएगा? ये आपका निर्देशक चिन्ह कहा जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे आइए। क्या पूछा जा रहा है? अल्प विराम चिन्ह है। अभी मैंने बताया कि ये वाला जो चिन्ह है आपका इस चिन्ह को ही क्या कहा जाएगा? अल्प विराम कहा जाएगा। यही क्या कहलाएगा? आपका अल्प विराम कहलाएगा। अल्प विराम कहलाएगा। इस वाले चिन्ह को क्या कहेंगे? अर्ध विराम कहेंगे। इसे क्या कहेंगे? अर्ध विराम चिन्ह कहेंगे। अर्ध विराम चिन्ह। ये जो चिन्ह है इसे क्या कहेंगे? पूर्ण विराम चिन्ह कहेंगे। पूर्ण विराम चिन्ह कहेंगे। पूर्ण विराम चिन्ह कहेंगे। और ये जो चिन्ह है इसे क्या कहेंगे? विस्मय चिन्ह कहेंगे। विस्मय चिन्ह कहा जाएगा। विस्मय चिन्ह कहा जाएगा। कहा जाएगा। तो सही जवाब क्या हो जाएगा? आपका ऑप्शन बी। इसी को क्या कहा जाएगा? अल्प विराम कहा जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे आइए। निम्नलिखित चिन्हों में पूर्ण विराम को पहचानिए। भैया बहुत ही आसान क्वेश्चन है। और पूर्ण विराम क्या है? यही वाला जो चिन्ह है इसी चिन्ह को क्या कहा जाएगा? पूर्ण विराम कहा जाएगा। पूर्ण विराम का प्रयोग होता कहाँ है? वाक्य के अंत में। वाक्य के अंत में पूर्ण विराम का प्रयोग होता है। और क्यों होता है? क्योंकि वाक्य कंप्लीट हो जाता है और वाक्य पूर्णता को प्राप्त कर लेता है। इस वजह से हम किस चिन्ह का प्रयोग करते हैं? पूर्ण विराम का प्रयोग करते हैं। बात अगर की जाए इस चिन्ह की तो ये चिन्ह आपका क्या है? अर्ध विराम चिन्ह। अर्ध विराम चिन्ह। अर्ध विराम चिन्ह। और ये वाला जो चिन्ह है इसे कहा जाएगा योजक चिन्ह। योजक चिन्ह। योजक चिन्ह। और ये जो है इसे अंग्रेजी में कहा जाता है स्लैश। अंग्रेजी में क्या कहा जाएगा? स्लैश। 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 और हिंदी में इसी चिन्ह को कहा जाता है वैकल्पिक चिन्ह। वैकल्पिक। हिंदी में इसी को क्या कहा जाएगा? वैकल्पिक चिन्ह। वैकल्पिक चिन्ह। चिन्ह। वैकल्पिक चिन्ह। वैकल्पिक चिन्ह का मतलब या तो ये या तो कोई और। या तो ये या तो कोई और। दूसरा अथवा जिसे कहा जाता है। तो अथवा के लिए जिस चिन्ह का प्रयोग किया जाएगा उसी को क्या कहा जाएगा? वैकल्पिक चिन्ह। और अंग्रेजी में इसी को क्या कहा जाता है? स्लैश कहा जाता है। अंग्रेजी में इसी को क्या कहा जाता है? स्लैश कहा जाता है। चलिए आगे आइए। देखिए ये जो आपका आया हुआ है इस वाले चिन्ह का प्रयोग आप लोग जरूर किए होंगे जब आप ये लोग होम एग्जाम दे रहे होंगे। चाहे वो 10th का एग्जाम रहा हो या फिर आप किसी भी होम एग्जाम को जब दे रहे होंगे अपने क्लास में, अपने कॉलेज में, अपने स्कूल लाइफ में, तो वहां पर इस चिन्ह का प्रयोग किए होंगे। और ये चिन्ह होता कहाँ पर है? अंतिम में इसका प्रयोग किया जाता है। कहाँ पर किया जाता है? जब भी कोई क्वेश्चन आप समाप्त करते हैं और किसी क्वेश्चन का आंसर देकर के समाप्त करते हैं और समाप्त होने के बाद अगर पेज में कुछ स्थान खाली बच जाता है तो आप इस वाले चिन्ह का प्रयोग करते हैं। इस वाले चिन्ह का प्रयोग करते हैं या फिर इस वाले चिन्ह का प्रयोग करते हैं। ठीक है? तो ये चिन्ह आपके क्या कहलाते हैं? समाप्ति सूचक चिन्ह। क्या कहलाएगा? समाप्ति सूचक चिन्ह। चलिए अगले पे आइए। अगला क्वेश्चन क्या है? दो समानार्थी शब्दों की पुनरुक्ति के बीच किस विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है? दो समानार्थी शब्दों की पुनरुक्ति के बीच किस विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है? यानी कि जो एक जैसे अर्थ रखते हैं उनकी पुनरुक्ति के बीच किस विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाएगा? तो वो कौन सा विराम होता है? आपका कॉमा होता है, अल्प विराम होता है। कॉमा होता है, अल्प विराम होता है।
बात समझ में आई? कौन सा चिन्ह होगा? कॉमा यानी कि अल्प विराम चिन्ह होगा। देखिए अर्ध विराम चिन्ह क्या होता है? कॉमा के ऊपर जब आपके पॉइंट लग जाता है, कॉमा के ऊपर बिंदी लग जाती है, तो यही चिन्ह क्या होता है? अर्ध विराम। योजक चिन्ह क्या होता है? डैश। और आपका कोष्टक चिन्ह क्या होता है? ब्रैकेट। ब्रैकेट कितने तरह के होते हैं? 3 तरह के। कौन कौन से? छोटा कोष्टक, मझला कोष्टक और आपका बड़ा कोष्टक। बड़ा कोष्टक, ये आपके ब्रैकेट चिन्ह होते हैं। चलिए, निम्न में से कौन विराम चिन्ह का प्रकार नहीं है? तो देखिए निर्देशक जो चिन्ह है ये भी आपके विराम का प्रकार, विराम चिन्ह का प्रकार है, निर्देशक चिन्ह। लाघव जो चिन्ह है ये भी विराम का प्रकार है। विवरण जो चिन्ह है ये भी विराम का प्रकार है। लेकिन जो आपका उपदेशक चिन्ह है, ऐसा कोई विराम चिन्ह नहीं होता है। तो सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। उपदेशक कोई विराम चिन्ह नहीं होता है। चलिए चलिए, पूछा जा रहा है किस विराम चिन्ह का द्योतक है, यानी कि ये वाला जो चिन्ह है ये किस प्रकार का विराम चिन्ह है? ये किस प्रकार का विराम चिन्ह है आपके? एक मिनट, किस प्रकार का विराम चिन्ह है? कैसा विराम चिन्ह है? तो देखिए ये जो चिन्ह है ये किस प्रकार का चिन्ह है? कोष्टक चिन्ह है। कैसा चिन्ह है? कोष्टक चिन्ह है। कोष्टक चिन्ह है। उद्धरण चिन्ह क्या होता है? जो आपके इन्वर्टेड कॉमा होते हैं, कितने तरीके के? 2 तरीके के। एक होता है सिंगल इन्वर्टेड कॉमा और एक क्या होता है? डबल इन्वर्टेड कॉमा। सिंगल इन्वर्टेड कॉमा में हम क्या लिखते हैं? कोई विशेष बात या किसी की रचना, किसी की रचना अगर बतानी होगी तो हम कहाँ लिखेंगे? सिंगल इन्वर्टेड कॉमा में। और किसी का कहा गया पूरा स्टेटमेंट, कथन लिखना होगा तो हम कथन कहाँ पर लिखेंगे? कथन हम लिखेंगे डबल इन्वर्टेड कॉमा में। अगर हमें कथन की विशेषता बतानी है तो हम किस चिन्ह का प्रयोग करेंगे? डबल इन्वर्टेड कॉमा की। और अगर हमें किसी विशेष रचना की बात बतानी है या किसी विशेष शब्द पर जोर देना है तो हम किस चिन्ह का प्रयोग करेंगे? इकहरा उद्धरण चिन्ह का प्रयोग करेंगे। पुनरुक्ति सूचक चिन्ह क्या होता है? जब ऊपर कही गई बात को तुरंत नीचे कहना हो तो वहां पर किस चिन्ह का प्रयोग करते हैं? पुनरुक्ति सूचक। और चिन्ह कौन सा होता है? आपका ये वाला, यही चिन्ह आपका क्या होता है? पुनरुक्ति सूचक। जैसे कहा जाए गणित की एक पुस्तक, गणित की एक पुस्तक, पुस्तक। अब इसके तुरंत नीचे अगर हमें कहना हो हिंदी की एक पुस्तक, हिंदी की एक पुस्तक, पुस्तक। तो देखिए दोनों वाक्यों में गणित और हिंदी, इन्हीं दोनों शब्दों में असमानता है, असमानता है। बाकी के जो आपके शब्द हैं वो क्या है? सेम सेम है। बाकी के सभी शब्द क्या हैं? सेम सेम है। तो हम ऊपर अगर लिख दिए हैं गणित की एक पुस्तक, ऊपर अगर हमने लिखा है गणित की एक पुस्तक, तो नीचे हम पूरे वाक्य को न लिख करके केवल अगर हम लिख दे रहे हैं हिंदी, और हिंदी के बाद यहाँ पर जो की एक पुस्तक हमने शब्द लिखा है, इसी न लिख करके अगर हमने इस चिन्ह का प्रयोग कर दिया, इस चिन्ह का प्रयोग कर दिया, तो ये पूरा का पूरा वाक्य वही अर्थ देगा जो ऊपर लिखा गया वाक्य दे रहा है। ऊपर लिखे हुए वाक्य से क्या अर्थ मिल रहा है? गणित की एक पुस्तक, तो नीचे हिंदी के बाद ये चिन्ह आया है तो ये क्या अर्थ देगा? हिंदी की एक पुस्तक। और इसी चिन्ह को क्या कहा जाता है? पुनरुक्ति सूचक चिन्ह। इसी चिन्ह को क्या कहा जाएगा? पुनरुक्ति सूचक चिन्ह। विवरण चिन्ह क्या होता है? जब आप किसी बात का विवरण देने वाले होते हैं तो उस चिन्ह को क्या कहा जाता है? विवरण चिन्ह कहा जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये कौन सा चिन्ह है? तो जो आपके कॉमा के ऊपर अगर बिंदी लगा हुआ है तो कौन सा चिन्ह हो जाएगा? आपका अर्ध विराम चिन्ह। कॉमा के ऊपर बिंदी लगा है, कौन सा चिन्ह होगा? अर्ध विराम चिन्ह। अल्प विराम चिन्ह क्या होता है? कॉमा ही अल्प विराम चिन्ह होता है। निर्देशक चिन्ह क्या होता है? डैश से थोड़ा सा बड़ा होगा, इसी क्या कहेंगे? निर्देशक चिन्ह। योजना विराम नहीं, यहाँ पर योजक होना चाहिए, योजक होना चाहिए। योजक जो चिन्ह होता है वो क्या होता है? ये निर्देशक चिन्ह की ही तरह होता है, लेकिन निर्देशक चिन्ह से क्या होता है? आकार में छोटा होता है। बात क्लियर है? चलिए अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। चलिए इस क्वेश्चन को देखिए क्या कह रहा है। किस वाक्य में विराम चिन्ह का उचित प्रयोग नहीं है? किस वाक्य में विराम चिन्ह का उचित प्रयोग नहीं है? मैं मनुष्य में मानवता देखना चाहती हूँ, उसे देवता बनाने की मेरी इच्छा नहीं है। तो देखिए बात आगे अगर जारी है तो यहाँ पर पूर्ण विराम चिन्ह नहीं आना चाहिए, यहाँ पर क्या आना चाहिए? अर्ध विराम चिन्ह। कौन सा चिन्ह आना चाहिए? अर्ध विराम चिन्ह। तो पहला ही वाक्य आपका क्या हो जा रहा है? गलत हो जा रहा है। वह दूर से, बहुत दूर से आ रहा है, वाक्य अपने आप में ठीक है। सुनो सुनो वह गा रही, ये भी वाक्य ठीक है।
प्रिय महाशय मैं आपका आभारी हूँ, ये भी वाक्य ठीक है। तो ये तीनों वाक्य अपने आप में क्या ठीक हैं? ठीक हैं। लेकिन ये वाला जो वाक्य है ये क्या है? गड़बड़ है। क्यों गड़बड़ है? क्योंकि बीच में हमने क्या लगा दिया है? पूर्ण विराम। और पूर्ण विराम तब लगेगा जब वाक्य अपनी पूर्णता को पाले। और बात आगे अगर जारी है तो वाक्य के बीच में पूर्ण विराम चिन्ह नहीं लगेगा। यहाँ पर चिन्ह कौन सा लगना चाहिए? अर्ध विराम चिन्ह। कौन सा चिन्ह लगना चाहिए? अर्ध विराम चिन्ह। अर्ध विराम चिन्ह। देखिए बात आगे जारी है ना, क्या कहा जा रहा है? मैं मनुष्य में मानवता देखना चाहती हूँ, उसे देवता बनाने की मेरी इच्छा नहीं है। यानी कि मानवता देखना चाहती हूँ, ये एक बात अभी कंप्लीट नहीं हुई है, लेकिन दूसरी बात अभी क्या है? जारी है। तो यहाँ पर कौन सा चिन्ह लगेगा? अर्ध विराम चिन्ह लगेगा। कौन सा चिन्ह लगेगा? अर्ध विराम। और अगर यहीं पर पूरी की पूरी बात समाप्त हो जाती तो यहाँ पर कौन सा चिन्ह लगता? पूर्ण विराम चिन्ह लगता। बस इतना ही डिफरेंस है पूर्ण विराम और अर्ध विराम में। चलिए अगले क्वेश्चन पे आइए। 29 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? जहां वाक्य की गति अंतिम रूप ले ले, विचार के तार टूट जाएं, वहां किस विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाएगा? तो भैया जब आपका वाक्य कंप्लीट हो जाएगा और विचारों के तार टूट जाएंगे, यानी आपके पास कहने के लिए अब कुछ नहीं बचेगा, तो चिन्ह कौन सा लगेगा? पूर्ण विराम। चिन्ह कौन सा लगेगा? पूर्ण विराम। यानी कि आपने अपनी बात कह के कंप्लीट कर ली है, तो चिन्ह कौन सा लगेगा? पूर्ण विराम चिन्ह लगेगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए फटाक से। हाँ देखिए, ये वाला जो विराम चिन्ह है, पूछा जा रहा है कि विराम चिन्ह प्रयुक्त होता है। विराम चिन्ह प्रयुक्त होता है, एक मिनट, विराम चिन्ह प्रयुक्त होता है। तो ये वाला जो विराम चिन्ह है, ये जो विराम चिन्ह है, इसे कहा जाता है तुल्यता सूचक। इसे क्या कहा जाता है? तुल्यता सूचक विराम चिन्ह। तुल्यता सूचक विराम चिन्ह। कैसे? जैसे कहा जाए 4 धन 3 बराबर क्या होता है? 7 होता है। तो इन दोनों की तुलना इससे की जा रही है और दोनों तुलना में क्या हो रहे हैं? बराबर हो रहे हैं। और बीच में चिन्ह कौन सा लगा है? बराबर का चिन्ह लगा है। और इसी बराबर के चिन्ह को ही क्या कहा जाता है? तुल्यता सूचक चिन्ह। इसे क्या कहा जाता है? तुल्यता सूचक चिन्ह। तुल्यता सूचक चिन्ह। तो कौन सा जवाब सही हो जाएगा? आपका ऑप्शन बी, तुल्यता सूचक जो चिन्ह है, यही क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। इसी को क्या मान लेंगे हम? सही मान लेंगे। चलिए आज की कहानी में बस इतने ही क्वेश्चन थे। ठीक है, आई होप कि आपकी चीज़ें क्लियर हो रही होंगी और अपने सभी डाउट्स क्लियर करते रहिए, रेगुलरली क्लास को देखा करिए। और आपकी काफ़ी सारी क्लासेस आपके चैनल पे हो चुकी हैं, तो जिन भी लोगों ने क्लास नहीं देखी है या किसी भी सेक्शन में उनको अगर डाउट है तो क्लास को देखिए और अपने डाउट को दूर करिए। चलिए कल फिर मुलाकात होगी, आज के लिए इतना ही। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।